हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सिलोम के बारे में भी कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, हमने पढ़ा था एसिलोमेट कौन होते हैं, स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं, उसके बाद ट्रू सिलोम, यू सिलोम के बारे में भी हमने पढ़ा था। एक बार एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जर्म लेयर्स के बारे में। जर्म लेयर्स में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, जिसमें ये तीनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जिसमें सिर्फ 2 प्रेजेंट होती हैं उनको हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब जिसमें तीनों प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, जिसमें ये तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी उसमें बनेगा सिलोम। ठीक है, अब सिलोम बन रहा है, अगर सिलोम नहीं बन रहा है तो हम उसको बोल देंगे एसिलोमेट, जो कि होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, जिसमें सिलोम बन तो रहा है लेकिन वो कम्प्लीटली लाइन बाय मीजोडर्म नहीं है, इसमें मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देंगे स्यूडोसिलोमेट, जैसे कि एस्केलमेंथिस के अंदर होता है। मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था किस तरीके से ये स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ऐसे होते हैं। उसके अलावा जिनके अंदर मीजोडर्म जो होता है वो कम्प्लीटली लाइंड बाय जो सिलोम होता है वो कम्प्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म होता है ऑन बोथ दी साइड्स, तो वो होते हैं यू सिलोमेट्स। और यू सिलोमेट्स में हमने बोला था कि मीजोडर्म कम्प्लीटली लाइन करती है हमारे सिलोम को ऑन बोथ दी साइड्स। और ऐसा किस में होता है, एनिलिडा ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितने भी फाइला होंगे, उन सब के अंदर हमको ट्रू सिलोम मिलेगा या ये वो यू सिलोमेट होंगे। ठीक है, अब आगे हमको बात करनी है शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम के बारे में। अब हमने देख लिया कि यू सिलोमेट तो हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं और उसके बाद उसमें सिलोम भी प्रेजेंट है, ट्रू वाली सिलोम भी प्रेजेंट है। तो अब जो ये सिलोम प्रेजेंट है, ये सिलोम बनी कैसे? सिलोम मतलब कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी जिसके अंदर ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये सिलोम बनी कैसे? ये सिलोम 2 तरीके से बनती है, उसके बेसिस पे ही हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को इनटू शाइजोसिलोम या शाइजोसिलोमेट्स एंड एंटेरोसिलोमेट्स। तो वो सिलोम अगर बनी है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनी है तो हम उसको बोलेंगे शाइजोसिलोम। और वही सिलोम अगर बनी है बिकॉज ऑफ दी गट पाउचेस या एंटेरिक पाउचेस, एंटेरिक मीन्स गट ओनली, तो गट पाउचेस की अगर वजह से बनती है तो उसको हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम। लेट्स सी इन डिटेल कि ये कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिख रहा है पहले वाला, इसमें दिखा रखा है माउथ और ये बीच में गट है और इसके साइड में आपको दिख रही होगी इस तरीके का डायग्राम है जिसमें ये हमारा गट है, इसके साइड में यहाँ पे एंडोडर्म सराउंड करती है गट को, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंडोडर्म होती है। और जो आउटर हमारी जो बॉडी, आउटर बॉडी सरफेस होता है उसको जो लाइन करती है ये हमारी एक्टोडर्म होती है। और इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो पूरा एरिया है वो मीजोडर्म से भरा होता है। यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे लिखा हुआ है माउथ, माउथ लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है एनस, राइट। इसका मतलब शाइजोसिलोम किस में मिलती है? शाइजोसिलोम हमको मिलेगी जिनमें माउथ पहले बनेगा, और माउथ पहले जिनमें बनता है उनको बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में माउथ पहले बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स, और उन्हीं प्रोटोस्टोम्स में जो सिलोम बनेगी वो शाइजोसिलोम टाइप बनेगी, मतलब वो शाइजोसिलोमेट्स होंगे। वहीं पे जिन ऑर्गेनिजम्स में एनस पहले बनती है मतलब वो होते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। इसका मतलब ड्यूट्रोस्टोम्स में हमको मिलती है एंटेरोसिलोम। तो यहाँ से हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमको पता है ड्यूट्रोस्टोम्स कौन से होते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि एंटेरोसिलोम किस में मिलती है, राइट। तो ये एक फैक्ट हमारा क्लियर हो गया और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मीजोडर्म बननी शुरू हो गई है, ये वाले रीजन में मीजोडर्म बननी शुरू हुई है नीचे से, यहाँ से मीजोडर्म बननी शुरू हुई, यहाँ से मीजोडर्म बननी शुरू हुई, और फिर धीरे 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 यहाँ पे बहुत सारे मीजोडर्म के सेल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, ये मीजोडर्म बन गई, पूरे एरिया के अंदर मीजोडर्म बन चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पे बीच में मीजोडर्म के अंदर एक स्प्लिट क्रिएट होगा, यहाँ पे एक स्प्लिट क्रिएट होगा, ठीक है। और ये स्प्लिट फिर धीरे धीरे स्ट्रेच होता चला जाएगा, और स्ट्रेच हो के ये बहुत बड़ा होता जाएगा, ऐसे स्ट्रेच होता जाएगा, दोनों तरफ खिंचता चला जाएगा। और ये स्ट्रेच हो के धीरे धीरे ये जो स्प्लिट बना था, थोड़ा सा स्प्लिट बना था, वो धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, और उसके बाद फाइनली हमको ये वाली स्टेज मिल जाएगी जिसके अंदर हमको सिलोम मिल जाएगी। अभी तक हमने देखा सिलोम नहीं है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है, सिलोम नहीं है। लेकिन अब जो फाइनल स्टेज आएगी वहाँ पे हमको दिखेगी सिलोम। इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा। ये देखो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, एक तरफ ये बन गया हमारा एनस, एक तरफ हमारा था माउथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, एनएस भी बन गया,
और स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से क्या हुआ, ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, अंदर की तरफ हमारा एंडोडर्म हो गया, ठीक है। बीच में हमारी बन गई बॉडी कैविटी, ये बन गई सिलोम, बीच में सिलोम बन गई, और ये बनी है बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो वो मीजोडर्म इसके चारों तरफ, यहाँ पे मीजोडर्म हो जाएगी, इसके चारों तरफ हमको मीजोडर्म दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है सिलोम, और सिलोम के दोनों तरफ जो है मीजोडर्म उसको लाइन कर रही है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि है ट्रू सिलोम। बट बिकॉज ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से बना है तो ये हो जाएगा शाइजोसिलोम, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंटेरोसिलोम। एंटेरोसिलोम कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ द गट पाउचेस की वजह से बनता है। मीजोडर्म में जब गट पाउचेस आ जाते हैं, मीजोडर्म के बिटवीन गट पाउचेस आ जाते हैं, तो जो सिलोम बनता है उसको एंटेरोसिलोम बोलते हैं। ये देखो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये गट है, यहाँ पे ये एनस है, ये गट रीजन है हमारा, और यहाँ पे इस तरफ हमारा एक्टोडर्म होगा, इस तरफ हमारा एंडोडर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्टोडर्म है, और गट को जो लाइन कर रहा है ब्लैक वाला जो है वो हमारा एंडोडर्म हो गया, और बीच में ये आपको दिख रहा है मीजोडर्म बनना चालू हो चुका है। धीरे धीरे ये मीजोडर्म बनेगा और ये पूरा इसको कवर कर लेगा, ठीक है। ये मीजोडर्म बनेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एंटेरिक गट पाउचेस बनेंगे। एंटेरिक गट पाउचेस, गट जो है, ये जो गट रीजन है, यहाँ से एक इस तरीके से गट जो होगा एंटर करेगा मीजोडर्म के अंदर, इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में, देखो गट कैसे एंटर कर रहा है। ये गट वाला रीजन इधर आके इस तरीके से पाउचेस बना लेगा, और ये जो पाउचेस बनेंगे वो धीरे 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 इलोंगेट होते चले जाएंगे, और इलोंगेट होके फाइनली ये सेपरेट हो जाएंगे इस लाइनिंग से, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और फाइनली हमको वैसा ही कुछ मिलेगा जैसा हमने उसमें देखा था कि धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएंगे, एंड फिर फाइनली ये इस तरीके से बड़े होते चले जाएंगे, और एंड में हमको इसी तरीके का ये मिल जाएगा, इस तरीके का डायग्राम, जिसमें हमारे पास एनएस तो ऑलरेडी था इस केस में, माउथ हमारा बन चुका है, हमारे पास एक्टोडर्म भी है इस तरफ, हमारे पास एंडोडर्म भी है इस तरफ, बीच में हमारे पास मीजोडर्म है, और यहाँ पे हमारा सिलोम बन चुका है। इस सिलोम के अंदर हमारे होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, और ये सिलोम किससे सराउंडेड होगा, मीजोडर्म से, वो भी दोनों तरफ सराउंडेड होगा। क्यों, क्योंकि बना तो उसी के अंदर है ना, उसी के अंदर गट पाउचेस आए थे और फिर वो इलोंगेट होते जा रहे थे, तो इस वजह से ये दोनों साइड से मीजोडर्म से सराउंडेड होगा, और इसी वजह से ये ट्रू सिलोम होगा, और इसके अंदर सिलोम के अंदर होंगे बहुत सारे ऑर्गन्स। तो ये बन गया एंटेरोसिलोम। हमारा एंटेरोसिलोम इस तरीके से बनता है। अब शाइजोसिलोम किस किस में मिलता है, शाइजोसिलोम हमको मिलेगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में, क्योंकि उससे पहले जो एस्केलमेंथीस था, एस्केलमेंथीस में तो सूडोसिलोम मिल रहा था, उससे पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थेस था उसमें तो सिलोम था ही नहीं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिलोम नहीं था, उसके बाद एस्केलमेंथीस आया, उसमें सूडोसिलोम मिला, उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के अंदर हमको मिलेगा शाइजोसिलोम, और मोलस्का के बाद जो आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, यहाँ पे हमको मिलेगा एंटेरोसिलोम। एक बार इसको रिलेट करो प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम से, तो भी तुमको समझ में आएगा कि प्रोटोस्टोम्स कौन से होते थे। एक बार चलते हैं वापस कि प्रोटोस्टोम्स कौन से हुआ करते थे। देखो एस्केलमेंथिस, जिसमें कि हमको शाइजोसिलोम मिल गया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीनों के तीनों प्रोटोस्टोम है, माउथ पहले बना है, तीनों के अंदर ही हमको शाइजोसिलोम मिलेगा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा ड्यूट्रोस्टोम्स है, एनएस पहले बना है, एनएस बना है, और इसी में हमको मिलेगा एंटेरोसिलोम। तो आई होप यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हमको याद रहेगा, हमको समझ में आ रहा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सिलोम हमको मिलेगा, ठीक है। या तो नहीं मिलेगा तो एसिलोमेट मिलेगा, तो या तो स्यूडोसिलोमेट होगा जैसे एस्केलमेंथिस, या फिर ट्रू सिलोमेट होंगे। ट्रू सिलोमेट होंगे तो या तो शाइजोसिलोमेट होंगे या फिर एंटेरोसिलोम होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, हीमोसील। हीमोसील क्या होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और कुछ सम मोलस्क, नॉट ऑल मोलस्क बट कुछ मोलस्क में क्या होता है, हीमोसील प्रेजेंट होती है। हीमोसील क्या होती है, हीमोसील बेसिकली एक कैविटी ही होती है, जैसे सिलोम होता है ना, सिलोम इज अ कैविटी, वैसे ही इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम हीमोसील बोलते हैं। क्यों हीमोसील क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भरा होता है, ठीक है।
उसके अंदर भरा होता है ब्लड, ठीक है। और हीमो और हीम इज़ एसोसिएटेड विद ब्लड, तो जहाँ पे भी ब्लड होता है वहाँ पे हम शब्द हीम का इस्तेमाल करते हैं ब्लड के लिए, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हीमोसील, बिकॉज इसकी जो कैविटी है वो ब्लड फिल्ड होती है, इसको साइनस भी बोलते हैं। सो दिस ब्लड कंटेनिंग कैविटी इन द आर्थ्रोपोड्स एंड इन सम मोलस्क्स इज़ नोन एज हीमोसील, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है सेगमेंटेशन। अभी देखो हम लोग कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एक बार पीछे चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, हम देखते हैं कि कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है। हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ देखो 7 बेसिस थे, टाइप्स ऑफ सिलोम तक आ चुके हैं सेगमेंटेशन, विच इज़ द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं इस पे, ठीक है। अब करते हैं सेगमेंटेशन। अब बॉडी सेगमेंटेशन जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है, या तो स्यूडो सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। स्यूडो सेगमेंटेशन क्या होता है? सूडो सेगमेंटेशन का मतलब होता है फॉल्स सेगमेंटेशन। स्यूडो मीन्स फॉल्स, सूडो सेगमेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट डज नॉट हैव एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन। और ये कहाँ मिलता है हमको? ये हमको मिलता है टीनिया सोलियम के अंदर। टीनिया सोलियम ऑल्सो नोन एज टिपवॉर्म। टिपवॉर्म के अंदर हमको मिलता है स्यूडो सेगमेंटेशन, क्योंकि इट डज नॉट हैव एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन। अब क्या होता है टीनिया सोलियम में, कि ये स्ट्रक्चर दिख रहा है टीनिया सोलियम का, इसमें क्या है, ये जो रीजन दिख रहा है दिस इज़ नोन एज हेड, या ये जो इसका हेड है इसको बोलते हैं स्कोलेक्स, और ये फिर इसके बाद जो ये नीचे वाला रीजन है इसका नेक बोलते हैं। ये जो नेक रीजन होता है इसमें जो सेगमेंट्स बनते हैं वो इसके नेक की वजह से बनते हैं। तो जो सेगमेंटेशन होता है या बड जो बनते हैं सेगमेंट्स या बर्ड्स जिसको हम बोल रहे हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द नेक इन टीनिया सोलियम। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि नेक रीजन में जो है ये बन रहे हैं, तो नेक के अंदर जो होंगे वो हमारे सबसे न्यू सबसे यंगेस्ट सेगमेंट्स होंगे। वहीं पे वो जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वो पीछे खिसकते चले जाते हैं। तो जो टेल वाला रीजन होगा वहाँ पे हमको ओल्डेस्ट सेगमेंट्स मिलेंगे। तो टीनिया सोलियम के जो यंगेस्ट सेगमेंट्स हमको मिलते हैं वो हमको मिलते हैं नेक रीजन में, और ओल्डेस्ट सेगमेंट मिलेगा यहाँ से, वो ओल्ड होता चला जाएगा, फिर वो शेड होता चला जाएगा, वहाँ से नया बनता जा रहा है, नया नया बनता जा रहा है, और टेल की तरफ फिर वो जाता जा रहा है और शेड होता चला जा रहा है। और इस तरीके की जो सेगमेंटेशन है वो है स्यूडो सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, बिकॉज इट डज नॉट हैव एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन। वो तो बन रहा है बिकॉज ऑफ दी नेक रीजन में फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रॉयनिक नहीं है। दूसरे टाइप के जो सेगमेंटेशन होती है उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन और ट्रू सेगमेंटेशन। क्यों? बिकॉज इट हैज़ एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन, इसकी ओरिजिन जो है वो एम्ब्रॉयनिक है, ठीक है। और इसमें जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली भी होता है, दोनों भी होता है, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी। किसी में सिर्फ एक्सटर्नल होता है, किसी में सिर्फ इंटरनल होता है, और किसी में दोनों होता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जैसे कि एनालिड्स के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर। अर्थवॉर्म में जब ये बहुत एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंटेड बॉडी होती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। वहीं पे अर्थ्रोपोड्स के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिलता है, बाहर से हमको दिखता है, और कॉर्डेट्स जो है उनमें इंटरनल होता है। हमारे अंदर भी इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब ये सेगमेंटेशन होता है तो जैसे डिफरेंट जो सेगमेंट्स बनते हैं बॉडी के, उन सब में कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है। सम ऑर्गन्स में हर सेगमेंट में होंगे, तभी तो हम बोलेंगे ना कि वो ट्रूली सेगमेंटेड है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसके अंदर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेगमेंटेशन, आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू दी ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स में हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव कैविटी जो थी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हमने बात की थी 3 तरीके के बॉडी प्लान्स की बात की थी। पहला था सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और तीसरा जो था वो था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बेसिस पे, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है इनकम्प्लीट, एक होती है कंप्लीट। इनकम्प्लीट हम उसको कब बोलेंगे? जब उसमें होती है सिंगल ओपनिंग। मैंने आपको दिखाया था ना इस तरीके से ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है विच इज सर्विंग एज बोथ एनस एंड माउथ। ऐसा हमने किस में पढ़ा था? ऐसा हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थिस में, राइट। वहाँ से रिलेट हो गया, रटने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होगा? जिसमें एक ओपनिंग होगी वो इनकम्प्लीट, जिसमें दो ओपनिंग्स होंगी वो हो गया हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और वो किस में मिलेगा? प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जितने हैं एस्केलमिन्थिस ऑनवर्ड्स कोर्डेटा तक, सब के अंदर हमको मिलेगा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमको मिलता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा तो क्या होगा?
कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा तो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, सिंगल ओपनिंग होगी। किस में होगा ये भी हमको याद है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डाइजेशन के बेसिस पे भी दो टाइप की डाइजेशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन्स विद इन सेल्स, राइट। इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड दी सेल्स। जब सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर नहीं हो रही, उसके लिए हमने अलग से एक ऑर्गन बना रखा है, जैसे कि हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलर है, हमारे अंदर किसी सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता, हमारे अंदर एक कंप्लीट ऑर्गन बना हुआ है स्टमक, जिसके अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे ही जिनके अंदर अलग से ऑर्गन में होगा, सेल के अंदर नहीं होगा, एक्स्ट्रा सेलर होगा, उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलर टाइप ऑफ डाइजेशन। और ये किस में मिलता है, एक्स्ट्रा सेलर हम इंट्रा सेलर हमको मिलेगा पॉरीफेरा के अंदर, मोस्ट सिंपलेस्ट। मैंने आपको बताया था कि पॉरीफेरा के अंदर ऑर्गन अभी नहीं बने हैं, अभी वो एक सेल्स ही हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यू भी नहीं बने हैं। तो इस वजह से तो सेल्स ही हैं, तो सेल के अंदर ही होगा ना डाइजेशन, राइट। बहुत बेसिक सी चीज़ है। वहीं पे आगे अगर हम जाएँ, उसके बाद जो है ना टिश्यू बनने शुरू होते हैं, ऑर्गन बनने शुरू होते हैं, ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थेस से बनने होते हैं, शुरू होते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स बनने चालू होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर किस में मिलेगा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मिलेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है हमको, कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर ना दोनों टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है, लेकिन पहले उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्यों, क्योंकि हमने एक और बात भी की थी, जब हमने बात की थी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की, इस तरीके के ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान की, मतलब एक ओपनिंग तो होती है इनकी बॉडी में, इसका मतलब एक ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर, ऑल्दो ये ऑर्गन नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट इस तरीके से ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इनका है। इसका मतलब एक कैविटी इनकी बॉडी में है जहाँ पे डाइजेशन हो सकता है। तो इस वजह से इनके अंदर जो फर्स्ट टाइप ऑफ डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। उसके बाद कुछ सेकंड बच गया, उसके बाद इंट्रा सेलुलर भी होगा, इसके साइड में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी डाइजेशन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली। उसके बाद आता है प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स सबके अंदर जो है हमको एक्स्ट्रा सेलुलर ही मिलेगा। बस ये हमको सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा वाला पॉइंट याद रखना है कि इसमें दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी। और इंट्रा सेलुलर तो सिर्फ एक में ही होगा, वो है पॉरीफेरा। क्यों, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं, और कहाँ करेंगे, सेल ही तो है उसके पास, तो सेल में ही होगा सिर्फ। बाकी प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स सब में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको याद रखना है कि एनालिडा जो है ना, एनालिडा से पहले किसी भी फाइलम के अंदर ब्लड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ब्लड स्टार्ट ही एनालिडा से होता है। तो जो एनालिड्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमको ब्लड दिखाई देता है, ठीक है, उससे पहले ब्लड है ही नहीं। अब बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, दो टाइप का होता है, ओपन या क्लोज, ठीक है। ओपन मतलब क्या होता है, ओपन मतलब ये होता है कि ब्लड किसी भी ब्लड वेसल में नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, वो कन्फाइंड नहीं होगा ब्लड वेसल्स तक। तो फिर क्या होता है, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो ब्लड वेसल्स में जाएगा और वो फाइनली ओपन करेगा एक साइनस के अंदर, इस तरीके से जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड गया आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू इस एरिया में गया, ये है साइनस, ओपन कैविटी है, जैसे हमने बात की थी हीमोसील की, राइट, वो इसी में मिलेगा हमको। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है ना, हमने बोला था ओपनली कैविटी में ही प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि कोई डिफाइंड वहाँ पे स्ट्रक्चर्स ही नहीं है, कैपिलरीज ही नहीं है, तो इसमें कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। हमारी तो ऑर्गन के अंदर अगर ब्लड को जाना होता है तो कैपिलरीज के थ्रू जाता है, लेकिन इनमें कैपिलरीज है नहीं। तो जो आर्टरीज आई, वेन्स आई, आर्टरीज आई, वो ब्लड लेके आई, हार्ट ने पंप किया और वो सारा का सारा जो ब्लड है वो उसने वहीं पे कैविटी में छोड़ दिया और वहीं से ऑर्गन्स ने उस ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो उठा लिया। तो इसलिए यहाँ पे कोई कैपिलरी नहीं है और इस वजह से वो ओपनली साइनस में ही ब्लड जा रहा है। इस वजह से हम इसको ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिलरीज है नहीं तो प्रेशर भी कम है, तो लो प्रेशर रहेगा इनमें हमेशा। और जो टिश्यूज़ होंगे और जो सेल्स होंगे वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे ब्लड के साथ, ठीक है, दे विल बी इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ब्लड के साथ वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली रहेंगे, लेकिन रहेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। वहीं पे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्लोज मतलब जो ब्लड है वो कन्फाइंड है टू द ब्लड वेसल्स, क्लोज्ड है, ब्लड ऐसे ही हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं बह रहा है। या जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उनमें ऐसे ओपनली ब्लड नहीं बह रहा होता है, वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर बह रहा होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कन्फाइंड ब्लड वेसल्स होती हैं, पाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर बह रहा होता है, ठीक है। तो जब हार्ट वहाँ पे पंप करता है ब्लड को, वो ब्लड वेसल्स में जाते हैं और वो ब्लड वेसल्स वेरिंग डायमीटर की होती हैं, आर्टरीज अलग डायमीटर की, वेन्स अलग,
कैपिलरीज अलग, कैपिलरीज और भी छोटी होती हैं, तो कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, और जब कैपिलरीज प्रेजेंट है, पूरा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, तो प्रेशर भी हाई होगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी ब्लड एंड द टिश्यू। वहाँ पे तो ब्लड जो है और टिश्यू जो है, ब्लड और जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं, वो कम्प्लीटली इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में टिश्यू फ्लूइड है। जैसे इसमें देखो, यहाँ से ये हार्ट है, हार्ट से जो भी आर्टरीज से ब्लड आया वो इस ऑर्गन के अंदर जा रहा है। ऑर्गन में जब वो जाएगा तो वहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाएंगी, राइट। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बट यहाँ से थोड़ा सा रफ आइडिया कि आर्टरीज में ब्लड जा रहा है और फिर ये टिश्यू के अंदर गया, और टिश्यू में जाती ही कैपिलरीज बन जाती हैं। ये देखो कैपिलरीज लिखा हुआ है, ये कैपिलरीज हैं जो टिश्यू के अंदर है, और टिश्यू के अराउंड जो है ना टिश्यू फ्लूइड होता है, तो इस वजह से ब्लड और टिश्यू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एंड क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अभी प्रेजेंट किस में होता है, तो ओपन जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है वो लीच में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, क्लोज देखते हैं पहले, एनेलिडास में प्रेजेंट होता है। हमने बोला एनेलिडा से पहले तो ब्लड है ही नहीं, ब्लड की स्टार्टिंग ही एनेलिडा से हुई है, और एनेलिडा में हमको मिलता है क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नॉर्मली। एनेलिडा में हम जनरली 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म्स को, नेरीज को और लीचेस को, जिसमें अर्थवॉर्म और नेरीज के अंदर तो हमको क्लोज टाइप ऑफ मिलेगा, लेकिन जो लीच है, लीच यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको याद रखनी है। तो लीच इज़ एन एक्सेप्शन हेयर, क्योंकि सिर्फ लीच के अंदर ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। उसके बाद एनेलिडा के बाद कौन आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ओपन मिलेगा। उसके बाद कौन आता है, मोलस्का। मोलस्का के अंदर भी हमको ओपन ही मिलता है, लेकिन सिर्फ नॉन सिफेलोपोड मोलस्क के अंदर। जो सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं उनके अंदर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, और यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में नॉर्मली जो होता है ओपन रहता है, सिर्फ सिफेलोपोड मोलस्क के अंदर हमको क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा में ओपन, हेमिकोर्डेटा में ओपन, यूरोकोर्डेटा में ओपन, और सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा के अंदर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वर्टिब्रेट्स हैं हम, हमारे अंदर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, बाकी सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए आपको लिखा हुआ है कि सिफेलोपोड मोलस्क कौन से होते हैं, जिनमें हेड और लेग्स जॉइंटेड होते हैं, वो होते हैं सिफेलोपोड्स। तो ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, स्क्विड हो गया, ये एग्जाम्पल है सिफेलोपोड्स के, और इनके अंदर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम मोलस्क पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे, ताकि याद रहे। उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब एक बार पूरा जो है ना देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेटोजोआ, राइट। हमने मेटोजोआ पढ़ा था। मेटोजोआ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स को हम मेटाजोआ बोलते हैं। अब मेटाजोआ जो होते हैं ना वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ क्या होते हैं, जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमने सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवीजन किया था कि सेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। तो जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, 2 ही जर्म लेयर्स हैं, तो वो कहलाएंगे पैराजोआ। पैराजोआ का एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। पैराजोआ में सिर्फ एक ही आता है, पॉरीफेरा। उसके बाद दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यू मेटाजोआ। यू मीन्स ट्रू मेटाजोआस कौन से हैं, जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा वो डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, ठीक है। अब यू मेटाजोआ जो होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। रेडिएटा बाइलेट्रिया से कुछ समझ आया, इस शब्दों से कुछ समझ आया, हमने पढ़ा। तो रेडिएटा जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी और बाइलेट्रिया जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, तो हमने फर्दर उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड किया था पैराजोआ और यूमेटाजोआ में, फिर सिमेट्री के बेसिस पे हमने डिवाइड किया इनटू रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। तो रेडिएटा जो होंगे उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे और रेडियल सिमेट्री होगी, या बाइरेडियल भी हो सकती है। डिफरेंस भी हमने देखा था कि रेडियल और बाइरेडियल में क्या डिफरेंस है, जल्दी से रिकॉल करो और बताओ बाइरेडियल सिमेट्री में कौन सा एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर। हमने पढ़ा था सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर में ही रेडियल सिमेट्री होती है, बाइरेडियल सिमेट्री होती है। एक्सेप्शन जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है। तो ये फीचर्स हो गए। बाकी क्या बचा, अब बचा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आ गया इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो सिलोम भी होगा। अब सिलोम नहीं है तो प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट या फिर ट्रूसिलोमेट, ठीक
ठीक है। स्यूडोसिलोमेट में एस्केलमेंथिस आ गया। अब यूसिलोमेट है, ट्रू सिलोम है। ट्रू सिलोम है तो कौन सा वाला है, शाइजोसिलोम है या एंटेरोसिलोम है। शाइजोसिलोम है तो ये हो गया एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और एंटेरोसिलोम है तो एक एनाडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो ये कंप्लीट रिवीजन हो गई है, जो भी हमने कल की क्लास में और आज की क्लास में पढ़ा उस कंप्लीट रिवीजन की इसकी पूरी समरी जो है वो इसमें आ गई है, ठीक है, विद टर्म्स, विद इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑल राइट, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ कोर्डेटा बट नॉट वर्टिब्रेटा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कोर्डेटा। कोर्डेट्स कौन से होते हैं, बट नॉट वर्टिब्रेटा। तो इसका आंसर है हर्डिमेनिया, ठीक है। ये अब और बेटर तरीके से कर पाओगे जब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे और आप सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर लोगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सिर्फ ये बताने के लिए है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा ये जो मैंने नाम लिखे हुए हैं नीचे, आपको इनके फाइलम बताने हैं। जैसे मैंने स्कॉर्पियो का तो लिखा हुआ है, जेलीफिश का भी लिखा हुआ है, बाकी जो बचे हुए हैं उनके आपको बताने हैं, और बताने की जो दो एक साथ लिखे हुए हैं क्या ये सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये बस रेफरेंस के लिए मैंने लिखा हुआ है कि पीकॉक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है। सिल्वर फिश का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं सिल्वर फिश के ऊपर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिल्वर फिश है क्या, मछली है, स्पाइसेस में आता है, या आर्थ्रोपोड है, या क्या है ये सिल्वर फिश, कोई इंसेक्ट है। तो हाँ, ये सिल्वर फिश एक इंसेक्ट होता है, एक आर्थ्रोपोड होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए वो। उसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे रह गई है पैराजोलॉजी, ठीक है। जो स्पंजेस की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैराजोलॉजी। तो ये एक टर्म आपको याद रखनी है बस, कि स्पंजेस की स्टडी को बोला जाता है पैराजोलॉजी। सो ये हमारा जर्नल फीचर्स जो है यहाँ पे एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो यहाँ तक हमारा जर्नल फीचर्स क्लियर हो गया है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना, तभी जो आगे अब हम पढ़ेंगे, आगे से हम पॉरीफेरा से स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो वो जो क्लैरिटी होगी ना वो बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आएगी। अभी आपको सिर्फ अगर ये समझ में आ गया तो बाकी अब आपको बस 2-3 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ये जो जर्नल फीचर्स होते हैं अब आपको हर बार रट्टा नहीं मारना पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए होंगे दिमाग में। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पॉरीफेरा स्टार्ट करेंगे। आई होप आप रिवाइज़ करके आओगे, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट्स में। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।